अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए उनके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, जी हमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के 4 और 6 मार्क में आप लोग के इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बाकी चलो एक एक मैं बिल्कुल डिटेल में आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखो, सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो। थोड़ा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं फास्टली करूंगा क्योंकि आप शायद पढ़ भी चुके होंगे कई बार इसको। तो देखिए, फर्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो ऑप्शन है 1914, 1915, 1918, 1919। तो भाई सब लोग जानते हो ये बी ऑप्शन सही है, 1915 में। ठीक है, अफ्रीका से भारत लौटे गांधी जी। सेकंड प्रश्न देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। सेकंड प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ओके, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य जो भूमिका थी वो किसकी थी। जिसपे गैरीबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ये भी इसका सेकंड है कि ऑटो वन बिस्मार्क। इसकी जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाकी थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। भाई सिंपल, नेपोलियन का सीधे सीधे फ्रांस से संबंधित था। ठीक है, नेपोलियन किस देश से संबंधित था तो फ्रांस से संबंधित था। ठीक, बाकी ये ऑप्शन आपके गलत है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। या आगे हम लोग देख सकते हैं कि यह भोजन का अभिन्न हिस्सा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। नमक तैयार करने पर सरकार, इन सब का कोई मतलब नहीं, यही इसका मेन मोटिव था। आप लोग पढ़ोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो ये आपको लाइन्स मिलेंगी इसमें। ठीक, चलो ये चौथा क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। हम लोग उस बगल चलते हैं और इधर कुछ हम लोग के क्वेश्चन है, इसमें नहीं है इसमें है। ओके, चलो यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य है। ओके, संघीय राज्य, देखिए संघीय मीन्स एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। तो मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। सिंपल, दिल्ली भाई एक केंद्र शासित प्रदेश है, संघीय राज्य है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 6 नंबर कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो नेपाल था उसमें लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। और ऑप्शन आप लोग देख सकते हो 2005 है, 2006 है। ठीक है, 2008, 2015। तो आप सही ऑप्शन इसका बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, जो जिस तरह भारत में 1947 में लोकतंत्र की स्थापना हुई, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजों से हम लोगों ने छुटकारा पाया, उसी तरह नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई वो 2008 में हुई। ये ऑप्शन सही है, ग वाला। ठीक, चलो 6 के बाद हम लोग सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं। मुंबई नागपुर या सिलचर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता, नागपुर हैदराबाद। ठीक है, इसका सही मतलब जो ऑप्शन होगा ये सिलचर पोरबंदर होगा। बाकी इस क्वेश्चन पे ज़्यादा आप ध्यान मत दो, अगर आपको समझ भी नहीं आया होगा ये क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केवल ये आप अपने दिमाग में एक बार मतलब आपने पढ़ लिया ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा तो आसानी से ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, सातवें के बाद आठवें क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। 2008 में, 2010 में, 2005 में, या फिर 2000 ईस्वी में। ठीक है, ये हम लोग का आठवां प्रश्न है। तो इसका सही जो ऑप्शन है ये ग वाला है, 2005 में। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं ये वाला 9 नंबर प्रश्न कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। ओके, जो सलाल बांध है वो किस नदी पे स्थित है। महानदी पे स्थित है, चेनाब पे स्थित है, सतलज पे या कृष्णा पे। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है चेनाब। जी हमें दोस्तों चेनाब नदी पे ये सलाल बांध स्थित है। ठीक है, चलो ये हम लोग का हो गया। इधर हम लोग आ जाते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न है, उसके बाद हम लोग जो बड़े वाले प्रश्न होंगे यानी 4-4 मार्क वाले और 6-6 मार्क वाले उनको देखेंगे। तो चलो पहले हम लोग इन प्रश्नों को देख लेते हैं जो हम लोग के बचे हुए ऑब्जेक्टिव में। 10वां प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में कि भारत में
पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। देखो इस प्रश्न पे ज़्यादातर बच्चे इसी पे लगाएंगे, राजस्थान पे। लेकिन देखो राजस्थान में जो मतलब पवन ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वो यूज हो रही है। हमें पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र हमें बताया जा रहा है, तो वो तमिलनाडु में है, लेकिन अभी यूज में नहीं है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ये ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है, ख वाला, ठीक है। चलो 10 के बाद 11 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। असम में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है या मध्य प्रदेश में। सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक, ओके। सॉरी, ओके। चलो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 10 के बाद 11 नंबर हमने देख लिया। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। ओके, निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। ओके, कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू या चाय, ठीक है, ये आप लोग बताना। काफ़ी, उर्वरक, तंबाकू या चाय में से किसका भारत निर्यातक नहीं है, यानी निर्यात नहीं करता है, तो है तंबाकू। जी हमें दोस्तों, तंबाकू का भारत निर्यात नहीं करता है, ठीक है। तो ये थे हम लोग के 12 क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से संबंधित। अब चलिए हम लोग जो सब्जेक्टिव है, यानी 4-4 मार्क और आप लोग के 6-6 मार्क के, उनको हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्व कराता हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ इसमें, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो पहला क्वेश्चन है ये 4 मार्क वाला है, और ये जो नीचे एक क्वेश्चन है ये 6 मार्क वाला है, ठीक है। इसका आंसर इधर पीछे तक भी होगा, हाँ पीछे तक भी है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आप जानते हो कि जो 6 मार्क वाला क्वेश्चन है उसका आपको आंसर 150 शब्दों में लिखना है नए पैटर्न के हिसाब से, और जो 4 मार्क वाले प्रश्न है उनका आंसर आपको 80 शब्द में लिखना है। तो चलिए यहाँ देखिए, मैंने आपको कि इतना ही आपने लिखा है, तो मैंने जानबूझकर छोड़ा हुआ है, इसमें मैं आपको खुद अभी बता दूंगा कि क्या इसमें लिखना है, आप खुद अपने मन से लिखोगे, ठीक। देखो सबसे पहले इसमें कौन सा क्या प्रश्न है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 या स्लैश कर 4 भौतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। ज़्यादातर आप मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब चांसेस है कि 4 पूछेगा, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न रहेगा और 4 भौतिक कारण आप लिखोगे तो सबका 1-1 मार्क देगा। अगर 3 लिखते हो तो 3 मार्क देगा, 2 लिखोगे तो 2 मार्क देगा। तो हो सकता है 4 पूछे, मैंने 3/4 कर दिया, क्योंकि ये पीछे आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2020 का यह प्रश्न है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था, ठीक है, तो 3 उसमें पूछा था। शायद इस बार आप लोग का 3 मार्क का प्रश्न नहीं आएगा, 4 मार्क आएगा नए पैटर्न के हिसाब से, तो 4 पूछे, तो इसीलिए चलिए इसमें मैंने 4 लिख रखा है। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसका आप उत्तर लिखोगे कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारण निम्न हैं। देखिए उद्योगों की स्थिति मीन्स क्या, उद्योगों की स्थिति मीन्स कोई भी उद्योग स्थापित हो रहा है तो वो मतलब जहाँ स्थापित हो रहा है उसके लिए मतलब क्या कारण हो सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, कोई कंपनी है, ठीक है, तो किसी कंपनी को किसी जगह पे बैठाना है, मतलब कहीं पे कंपनी स्थापित की जा रही है, तो वहाँ की कंडीशन देखी जाती है कि हाँ इस कंपनी के मतलब जो कंपनी में चीज़ें बनने वाली हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ आसपास चीज़ें अवेलेबल, मान लीजिए कच्चा माल अवेलेबल है कि नहीं है। मान लो जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ना की आप फैक्ट्री यहाँ पे बैठा रहे हो और यहाँ आसपास गन्ना ही नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी ना, दूर से गन्ना आएगा तो फिर वो महंगा होगा, चार्जेबल उसका चार्ज बहुत होगा। और मान लीजिए आस ही पास गन्ना की बहुत खेती होती है, यहीं पे आपने कंपनी बैठा दिया तो वो बेनिफिट मतलब बेनिफिशियल होगा। तो यही सब होगा उद्योगों की स्थिति को मतलब जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं उनको आप बना कर ऐसे लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्न हैं, और फर्स्ट आप लिखोगे कि कच्चे माल की उपलब्धता। जी हाँ मेरे दोस्तों, कोई भी उद्योग हो गया, ठीक है, वो मतलब अगर स्थापित होता है तो कंपनियां, ठीक है, ये ज़रूर देखती है या उस उद्योग के जो ऑनर है वो ज़रूर देखते हैं कि क्या मतलब हमारे लिए कच्चा माल आसानी से इस जगह पे अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला यही चीज़ है। तो आप लोग पहला ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, कच्चे माल की उपलब्धता, ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा और इसमें आप लोग लिखिएगा, अपने मन से आप बनाकर खुद लिखिएगा, ठीक है। आपको लिखना है कि कोई भी कंपनी हो गई या कोई भी उद्योग को स्थापित करने से पहले, ठीक है, उस जगह पे देखा जाता है कि क्या वहाँ पे कच्चा माल
आसानी से उपलब्ध है। इससे क्या होता है कि मतलब उस कंपनी को आसानी से कच्चा माल मिल जाता है, जिससे वो कंपनी मतलब आसानी से जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको प्रदान कर सके या बना सके। तो ऐसे आप बना बना कर जितना इसमें लिख सकते हो, कम से कम 3 से 4 लाइन आप लिख दो, अधिक हो जाएगा आपका। उसी प्रकार भाई जल की सुलभता ये भी एक उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक है। ये तो सबसे बेस्ट कारक है भाई। कोई भी कंपनी स्थापित हो रही है और मान लीजिए उस इलाके में जल की कमी है, ठीक है, उस इलाके में गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि आपको मतलब ये आप सुने होंगे कि कहीं कहीं जल की कमी हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि खेतों में पानी चलाने से भी, ट्यूबवेल चलाने से मना कर देती है, क्योंकि लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है पीने को, तो खेत में कैसे लोग चलाएंगे। तो ऐसे जगह पे तो स्थापित कोई कंपनी नहीं करेगा, ठीक है। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाली ये मतलब एक तरह से मतलब ये भी एक कारक है, ठीक है। तो ये जल की सुलभता मतलब वहाँ जल आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ कंपनी स्थापित हो रही है, जहाँ उद्योग स्थापित हो रहा है। और इसके बारे में आप अंदर जो अपने मन से लिखना चाहते हैं बना बना कर कि जल के बिना कोई कुछ संभव नहीं है, जल के बिना किसी भी उद्योग की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। किसी भी उद्योग में जल सबसे महत्वपूर्ण जल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बिना कुछ भी चीज़ नहीं बनाई जा सकती, चाहे कच्चा माल जितना भी उपलब्ध हो। तो ऐसे आप बना बना कर इसमें आप लिख सकते हो, कम से कम 4 से 5 लाइन जो भी आपके मन में आए बना कर लिख लेना। उसी प्रकार शक्ति के विभिन्न साधन में भाई सबसे पहले मैं इसमें विद्युत को ही इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। कोई भी कंपनी स्थापित करेगा किसी जगह पे और वहाँ पे मान लो बिजली ही अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही अवेलेबल नहीं है, तो उसका स्थापित करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि आजकल की कंपनियाँ या आजकल के उद्योग सभी के सभी इलेक्ट्रिक बेस्ड हैं, सभी के सभी किस पे आधारित हैं, इलेक्ट्रिक पे आधारित हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग बनाकर लिख सकते हो शक्ति के विभिन्न साधन में विद्युत पे फोकस कर कर आप लिख सकते हो। आप हेडिंग डालकर कि शक्ति के विविध साधन या शक्ति के साधन, और उसमें लिख सकते हो कि कोई भी कंपनी या किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पहले उस जगह पे ये देखा जाता है कि आसानी से या सुलभ मात्रा में शक्ति के साधन उपलब्ध हैं अथवा नहीं। क्योंकि कोई भी उद्योग अथवा कंपनी बिना शक्ति के नहीं चलाई जा सकती है। तो इस तरह से आप इसमें बनाकर अपने मन से जो आपके मन में आए आप लिख देना। देखिए टूटी फूटी कोई भी भाषा लिखिए, जो आप लिखोगे ना खुद अपने मन से बनाकर, वही बेस्ट होगा, ठीक है। और उसी पे आपको नंबर भी मिलता है। तो आप अपने खुद से लिखने के प्रयास करना। अब अगर मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं आपको कि आप मतलब मैं इसमें मान लो कच्चे माल की उपलब्धता है, इसी में बहुत सारी चीज़ें लिख दिया 5-6 लाइन, और बोलूँ कि ये आप याद कर लो, तो आप ऑब्वियसली है कि याद नहीं कर पाओगे। अगर याद भी इस टाइम कर लेते हो तो बाद में चलकर भूल जाओगे। लेकिन आप मतलब क्वेश्चन को समझे रहोगे कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है सॉल्व, कैसे लिखा जाता है आंसर, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। और देखना आप लोग के मतलब सोशल साइंस में ना, यानी एसएसटी में आप लोग का ऐसा ही मतलब जो 4 और 6 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आप बना बना कर उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग इस बात को ध्यान देना। बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, यानी देखिए कोई भी क्वेश्चन हो गया उसके बारे में तो थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी। अगर थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो वो तो आप नहीं लिख पाओगे। थोड़ा भी नॉलेज होगा ना तो आप लिख लोगे उसके बारे में। ऐसा क्वेश्चन आता है सोशल साइंस में बड़े बड़े वाले में, ठीक। तो आप ये शक्ति के साधन में आप लिख लेना। उसी प्रकार ये एक और हेडिंग डाल लेना, उचित परिवहन व्यवस्था, मैंने चौथा बनाया है। आपको और कोई मतलब उपाय सूझ रहा है अपने मन से तो वो आप इसके स्थान पे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए कोई भी उद्योग स्थापित हो रहा है तो भाई वहाँ तक हमें परिवहन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मान लो कोई भी हम लोग उद्योग स्थापित कर रहे हैं और वहाँ तक जाने के लिए सड़क ही नहीं है, ठीक है, हम अच्छी परिवहन या सड़क व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पे जाने की, तो फिर तो ये गड़बड़ है ना। कहाँ से मतलब उस कंपनी का माल पूरे देश में जाएगा। तो इसमें आप उचित परिवहन व्यवस्था में अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हैं आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, बना बना कर। तो इस प्रकार ये 4 हेडिंग डालकर इसमें, ठीक है, और आप लिख लेना। बाकी इस 4 हेडिंग के अलावा आपके मन में मैं जानता हूँ और भी हेडिंग्स आ रही होंगी, तो इसमें से कोई भी हेडिंग आप हटाना चाहते हो तो हटाकर और उसको आप लिख सकते हो, आपका मन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन था 4 नंबर में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक।
चलो अब इसके बाद हम लोग ये 4 नंबर का प्रश्न हो गया। इसके बाद जो 6 नंबर वाला प्रश्न है उसको देखते हैं। इसका आपको आंसर, ये 6 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से इसको आप लिख सकते हो। अब मृदा अपरदन क्या है, आप सब लोग जानते हो भैया कि जो मिट्टियाँ होती है उनके कटाव अथवा बहाव की जो प्रक्रिया है वही मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक, और मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, यानी मृदा अपरदन यानी मृदा के कटाव के क्या क्या कारण होते हैं, उन कारणों का हमें वर्णन करना है, इन कारणों के बारे में बिल्कुल डिटेल में लिखना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए आप सबसे पहले तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इस पर आपको जितना आपके मन में जो भी मतलब विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको लिख डालो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि किसी भी कारण हेतु मृदा के कटाव अथवा बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, मृदा के बनने तथा अपरदन की क्रियाएं सामान्यतः साथ साथ चलती हैं, लेकिन विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तीव्र गति से होने लगता है। उसके बाद लिख दो कि मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण निम्न है। मतलब जितना इसमें आ रहा है उसके बाद लिखने के बाद अंत में लिख देना कि मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण निम्न है। और देखिए इसमें मैंने जो फोकस किया है मतलब दो, जैसे एक भौतिक कारण और एक मानवीय कारण। मतलब भौतिक कारण क्या क्या है जिससे मृदा अपरदन होता है, जैसे बारिश पड़ती है तो मिट्टी का कटाव होता है, तो वो तो भाई हम नहीं करते हैं, मानव नहीं करता है, वो तो भाई भौतिक कारण है। ठीक है, और हम लोग का मानवीय कारण क्या है, तो कई सारे कारण है, इधर मैंने पीछे लिखा है उसको मैं बताऊंगा। चलिए पहले हम लोग भौतिक कारण में देख लेते हैं कुछ। बाकी आप अगर दो मतलब इसमें दो जैसे भौतिक कारण और मानवीय कारण हेडिंग नहीं बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण निम्न है और इसमें फर्स्ट कारण, सेकंड कारण, थर्ड कारण, जितना आपको कारण याद आ रहा है आप बना कर लिख सकते हो। तो चलिए मैंने ऐसे लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट भौतिक कारण, और इसमें हम लोग देखते हैं भौतिक कारण में क्या क्या कारण है। फर्स्ट है इसमें क है कि समतल भूमि की अपेक्षा ढाल भूमि पर अपरदन अधिक होता है। सही बात है भाई। देखिए अगर कोई सपाट भूमि है, समतल भूमि है, तो उस पे जो मृदा का कटाव होगा कम होगा। लेकिन कोई मतलब ऐसे तिरछी भूमि है, ठीक है, ढाल भूमि जिसको बोल सकते हो, तो मान लो इस पे यहाँ पानी गिरेगा, यहाँ मान लो ऐसा ढाल भूमि है, यहाँ पानी गिरेगा तो मृदा का अपरदन नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। और यह भाई भूमि तो ऊपर नीचे या सपाट, ये मतलब ये तो भौतिक ही कारण है कि भूमि ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे है, तो ये भौतिक कारण में आ सकता है। तो वही कह रहा है कि समतल भूमि की अपेक्षा ढाल भूमि पर अपरदन यानी वही मृदा अपरदन अधिक होता है। ये आप लोग भौतिक कारण में फर्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड आप क के बाद ये ख लिखोगे कि पवनें जब आंधी का रूप लेती हैं तो भारी मात्रा में, ठीक है, ये आप लिख लो, भारी मात्रा में मृदा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। देखिए मृदा का अपने साथ जो पवनें होती हैं उनको मतलब उड़ाकर ले जाना भी, वो भी एक मृदा अपरदन का उदाहरण है, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है चादर अपरदन। ठीक है, क्या दिया गया है, चादर अपरदन। लेकिन भाई ये भी तो एक मृदा अपरदन का मतलब प्रकार है। तो ये आप लोग भौतिक कारण में सेकेंड लिख सकते हो कि जब जो पवनें होती हैं यानी हवाएं होती है, जब आंधी का रूप लेती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में जो मिट्टियाँ होती हैं, मृदा होती है, उसके ऊपरी भाग को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो ये भी तो एक भौतिक कारण ही है। बाकी इधर हम लोग देख लेते हैं। इधर एक और है भौतिक कारण, आप लोग देख सकते हो ग कि कम वन क्षेत्रों में अधिक मृदा अपरदन होता है। ये भी देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको बनाकर ज़्यादा आप लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट में लिखा है कि कम वन क्षेत्रों में अधिक मृदा अपरदन होता है। अब ऐसा क्यों, कम वन क्षेत्र मीन्स जहाँ पेड़ों की कमी है, जहाँ पेड़ों की कमी है वहाँ अधिक मृदा अपरदन होता है। कैसे, क्योंकि देखो जो पेड़ होते हैं ना उनकी जड़ें क्या होती है कि मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिसके कारण जो जल आता है तो वो आसानी से उसके जड़ को छोड़कर नहीं जाता है, यानी मृदा का कटाव कम होता है। ठीक है, तो जहाँ आप समझो पेड़ कम रहेंगे तो वहाँ तो अधिक कटाव होगा, और जहाँ ज़्यादा पेड़ रहेंगे वहाँ कम कटाव होगा। ठीक है, तो मृदा अपरदन का एक ये भी कारण है कि कम वन क्षेत्र या कम वृक्ष अगर किसी एरिया में है तो वहाँ अधिक मृदा अपरदन होगा। तो ये आप लोग एक इसके के बारे में लिख सकते हो। बाकी मैंने शॉर्ट में लिखा है कि कम वन क्षेत्र में अधिक मृदा अपरदन होता है, इतना ही। अब क्यों होता है इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लिखने का आपका तरीका है, आपका मन जितना आप लोग लिख लो, आपका मतलब लिखते समय जितना आपके मन में विचार याद आ रहा है सोशल साइंस में उतना चीज़ें लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
चलो, तो ये आपके लोगों के कुछ भौतिक कारण थे। अब हम लोग मानवीय कारण देख लेते हैं। देखो ये उत्तर थोड़ा आपका बड़ा होगा, क्योंकि देखो ये उत्तर यहाँ से मैंने देखा और यहाँ तक आ गया, और इधर आप लोग देख सकते हो, इधर इधर यहाँ से और यहाँ यहाँ तक इसका पूरा उत्तर है। आप कहोगे कि इतना बड़ा उत्तर, तो देखो इतना बड़े उत्तर में आपको मतलब ये याद कैसे करोगे, याद नहीं कर पाओगे, आपको समझने की ज़रूरत है चीज़ों को, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। याद करने जाओगे तो कितने क्वेश्चन याद करोगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो चलो हम लोग मानवीय कारण को समझ लेते हैं कि मानवीय कारण क्या हो सकते हैं ये मृदा अपरदन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, वृक्षों की जड़ें, ठीक है, वृक्षों की जड़ें मृदा अपरदन रोकने में सहायक होती हैं। वनों के कटाव से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। फर्स्ट तो यही कारण है, जो मानव है अपनी क्या है कि इच्छाओं की पूर्ति हेतु वनों की, पेड़ों की कटाई करता है अधिक मात्रा में, और जिसके कारण भाई वनों की कटाई होती है तो मृदा अपरदन तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली है बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको आप फोकस कर कर इस पॉइंट को और आप इसमें लिख सकते हो, मैंने इतना लिखा है। बाकी आपको जो इसमें अपने मन से भी कोई इच्छा हो रहा है कुछ चीज़ लिखने का तो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद क के बाद यहाँ ख आप लोग देख सकते हो, ख लिखोगे कि पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण भी मृदा अपरदन उत्पन्न होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, जो देखो घास वाली जो क्षेत्र होती हैं, क्या करते हैं कि पशु अधिक मात्रा में उसको चर देते हैं, और उस चारों तरफ खाँच देते हैं ना, खाँच मतलब मैं ये भोजपुरी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसकी आप अपनी खुर से मतलब मिट्टियों को मतलब उर्वरक, समझ रहे हो आप, खचाई मतलब समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके कारण भी सिंपली आप यही याद रखिए यहाँ पे कि पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण भी मृदा अपरदन होता है। बाकी अगला ख के बाद हम लोग इसमें गौ मानवीय कारण में देख लेते हैं कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से मृदा अपरदन होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, देखिए खनिज पदार्थ या अन्य अभी देखिए खनिज पदार्थ यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन खनिज पदार्थ ही नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने मतलब जैसे घर, नए नए घर बन रहे हैं तो उसमें मिट्टियाँ डालने के लिए क्या करते हैं कि लोग कहीं से भी मिट्टियाँ उठा लेते हैं, खुदाई करवा लेते हैं और वहाँ वैसे ही छोड़ देते हैं सब। तो खनन कार्य के कारण भी मृदा अपरदन होता है, ठीक। उसके बाद अगला है इसमें कि गलत तरीके से खेतों की जुताई होने के कारण भी मृदा अपरदन होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, गलत तरीके से खेतों की जुताई। अब आप लोगों के ये कैसे यार, ये कैसे होता है? तो देखो देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लो ये जैसे ये ढलान भूमि है, ये देखो यहाँ देख रहे हो ना, आपका खेत कुछ ऐसे है, मतलब मतलब इधर ऊपर ऊंच है और इधर जाकर नीचे, मतलब ऐसे कुछ खेत सपाट टाइप के है। अगर अपने खेत की जुताई आप इसी मतलब ऐसे ही नीचे की तरफ करा देते हो तो आप समझो अगर बारिश यहाँ पड़ती है तो यह दरार वरार सब हो जाएगा हल के कारण। तो मतलब पानी उसमें से फटाक फटाक बहकर ये ऐसे नीचे जाएगा और मृदा का अधिक से अधिक कटाव करेगा। और अगर आप ऐसे जुताई करते हो, ऐसे जुताई कर देते हो, ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि अधिक मृदा का कटाव नहीं होगा, ठीक है। वो मतलब मृदा का कटाव रुक जाएगा अगर ऐसे जुताई कर देते हो तो वही हो रहा है कि गलत तरीके से खेतों की जुताई के मतलब कारण भी मृदा का अपरदन होता है। देखिए ये मृदा का अपरदन वही सिंपली है कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, मतलब हट जाना अपने स्थान से, वही मृदा अपरदन है, ठीक है। और मतलब इसमें कोई और बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो ये हमने 12 क्वेश्चन लिया था ऑब्जेक्टिव का इस वीडियो में। एक क्वेश्चन लिया था हमने सब्जेक्टिव 4 मार्क वाला, जिसका आंसर आपको 80 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। आप लोग के लेटेस्ट सिलेबस जो 2023 का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार। और एक क्वेश्चन हमने लिया था 6 मार्क वाला, जिसका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप क्लियर कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में हो सकता है फंस जाए और नहीं भी फंसेगा ज़रूर। इसमें से ऑब्जेक्टिव या इसमें सब्जेक्टिव में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो निश्चित ही मतलब फंसेगा। तो बाकी इसमें इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनका आंसर कैसे लिखें, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।